चलिए, तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का मैथ्स। क्लास 9 का मैथ जिसमें बीच से हम लोग शुरू किए हैं चैप्टर नंबर 12 आर एस अग्रवाल का। हम लोग आर एस अग्रवाल का मैथ पढ़ने वाले हैं। इसमें 12 चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल। सबसे पहली बात कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, वो भी बीच से क्यों पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि अभी चल रहा है सितंबर सितंबर में मिड टर्म एग्जाम होने वाला है और बहुत जगह हो भी रहा होगा। अब इसके बाद ही फाइनल एग्जाम में आने वाला है। हालांकि आएगा तो स्टार्टिंग से, लेकिन हम लोग बीच से पढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा तेजी से कवर करेंगे। जो बाकी का चैप्टर है आर एस अग्रवाल में, चैप्टर नंबर 12 और 12 के बाद, उसके बाद हम लोग और तेजी से पीछे का वीडियो और पीछे का लेक्चर अटेंड करना शुरू करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न ये आएगा कि हम लोग साइंस से शुरू किए हैं, साइंस कब खत्म होगा। साइंस का वीडियो अब रेगुलर आएगा और मैथ्स का भी। साइंस और मैथ दोनों साथ साथ लेकर चलेंगे। ऐसे कभी कभी जैसे हम लोग एक वीडियो अभी देख चुके हैं नोबेल प्राइज से संबंधित, ऐसे ही कुछ कुछ जनरल टॉपिक होगा, उस पर भी हम लोग वीडियो बनाते चलेंगे और उसको देखते और समझते चलेंगे। ये जो चैप्टर होने वाला है ये आर एस अग्रवाल से हम लोग कवर करेंगे और एनसीईआरटी तो उसमें इंक्लूडेड रहता ही है, तो वो ऐसे ही कवर हो जाएगा। आज का जो वीडियो है हमारा सर्कल, उसमें हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट या फिर कुछ वैसे चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिसके हेल्प से हम बाकी चैप्टर को समझ पाएंगे। मैथ्स पढ़ने का एक दो तरीका क्या होता है, सभी का अपना अपना तरीका होता है। जैसे हमारा तरीका क्या है कि पहले जब भी कोई चैप्टर पढ़ें तो उस पूरे चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज है, 2 3 या 4 एक्सरसाइज हैं, उन सभी में जिस जिस प्रकार का क्वेश्चन है, 3 या 4 या 5 प्रकार का क्वेश्चन होगा पूरे चैप्टर में, तो पहला जो लेक्चर हमारा होना चाहिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट में होना चाहिए, ताकि अगर वो हम समझ जाएं तो किसी किसी क्वेश्चन को बनाने के लिए टीचर का हेल्प लें, और नहीं तो बाकी सारा चीज़ खुद से कवर हो जाए। तो पहला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पहले बेस एक तैयार कर लें। ऐसा बेस जो हमको बीच में किसी प्रकार का इंटरप्ट ना करे। जैसे कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वहाँ पे एक नया टर्म आ गया डायमीटर, अब हम डायमीटर समझे ही नहीं है, फिर से कुछ पढ़ रहे हैं और उसमें आ गया कुछ और, तो ऐसा ना हो। इसलिए पहला लेक्चर हम लोग पूरा बेसिक रखेंगे, जिसके बाद हम लोगों को बाकी चीज़ों में समस्या नहीं आने वाला है। और दूसरा आता है प्रैक्टिस। मैथ्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ हम लोग भूल जाते हैं। भूलने वाले के लिए भी एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो हम भूल जा रहे हैं उसको याद ना करके 2 3 बार आप लिख लीजिए, ऑटोमेटिक वो लंबे समय तक याद रहेगा और समझ में आता रहेगा। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो बहुत ही बेसिक है। सर्कल, इसको हम लोग चैप्टर एक्सरसाइज वाइज करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। एक ही क्वेश्चन को बढ़िया से हम लोग इसमें समझते जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैथ्स है ये, वैसा नहीं है कि कोई टॉपिक आए 5 मिनट में समझा करके चले गए, तो वैसा नहीं है। मैथ्स है, इसमें थोड़ा बहुत समय लगता है। तो आज का जो हमारा बेसिक रहने वाला है चैप्टर नंबर सर्कल, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं इन सारे टर्म है क्या। पहला तो हम लोग देख रहे हैं सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, कोड, स्कैन, टेंजेंट, कोसेंट्रिक सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, और है क्वाड्रेंट। ये सब लिखे क्यों हैं, उसका एक रीजन, अगर ऐसे बता रहे होते और पढ़ा रहे होते हैं तो बीच में अगर कुछ छूट जाता तो हमें भी पता नहीं चलता और आप लोगों को भी बीच में पता चलता है कि अरे ये तो पता ही नहीं है। इसलिए इन सारे टर्म को हम पहले लिख चुके हैं कि अगर कुछ छूटे उसकी संभावना ही खत्म हो जाए। इसलिए हम लोग ये सारे टर्म को लिख लिए हैं। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं और इन सभी चीज़ों को देखते हैं। फिर हमारा एक बेस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पे शुरू करेंगे। अगर आज ये वीडियो लंबा ना हुआ तो इस सारे टर्म को एक्सप्लेन करने के बाद एक या दो थ्योरम जो है वो हम लोग कवर करेंगे। नाइन्थ की सबसे बुरी बात क्या है कि इसमें थ्योरम बहुत ज़्यादा पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ना है। तो आज का थ्योरम जो रहने वाला है कोड पे बेस रहने वाला है, तो हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट या टॉपिक आता है वो है सर्कल। अब किसी से पूछे सर्कल क्या होता है तो हम लोग बहुत सारा शेप वगैरह देखते हैं। जैसे आप अगर बिहार में हैं तो बिहार का बहुत ही फेमस भोजन है लिट्टी। लिट्टी का शेप कैसा है, तो सर्कल है। एक वो भी कह सकते हैं। मुर्गा, सॉरी मुर्गा तो नहीं, मुर्गी क्या देती है, अंडा, तो अंडा कैसा है, सर्कल। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को तुलना कर लेते हैं कि सर्कल है, जबकि सर्कल और इलिप्टिकल बहुत सारे ऐसे शेप होते हैं जो हमको देखने में लगते हैं सर्कल है, या फिर हम लोग अनजान में बहुत सारे सबको सर्कल ही कह देते हैं, जबकि वैसा होता नहीं है। सर्कल क्या होता है उसको मैथ्स में अलग प्रकार से डिफाइन किया गया है और जनरल लाइफ में हम लोग अलग प्रकार से डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सर्कल। अगर मैं इस प्लेन सरफेस पे, जो आपको ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है, इस प्लेन सरफेस पे हम क्या करते हैं, बहुत सारा डॉट डॉट ऐसे बना देते हैं, बहुत सारा।
ये बहुत सारा डॉट डॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर भी कुछ बना देते हैं, इधर भी कुछ बना देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन सभी डॉट डॉट के बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लेते हैं, या फिर यहाँ ले लेते हैं या यहाँ। तो हम यहाँ पर ले लिए। अब इस प्लेन सरफेस में हमको बहुत सारा डॉट डॉट दिखाई दे रहा है। उन सभी डॉट को हम इस सेंटर से मिलाने की कोशिश करेंगे, और मिलाते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जिसको भी हम मिला रहे हैं उससे इस सेंटर का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस सेंटर से हम इस लाइन को भी मिलाएं, और इस सेंटर से भी हम इस लाइन को मिलाएं, और एक पॉइंट यहाँ पर था, इस सेंटर से हम इस लाइन को भी मिलाएं। तो पहला में हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर मेजर किए होंगे, 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। और जब अलग अलग सेंटीमीटर का चाप, चाप कहते हैं जो हम लोग बनाते हैं, अलग अलग सेंटीमीटर का चाप लेकर के अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो ये सर्कल नहीं बन पाएगा। तो सर्कल किसको कहेंगे, तो किसी भी प्लेन सरफेस पे जो डॉट डॉट होता है, पॉइंट होता है, उसको एक फिक्स डिस्टेंस से सेंटर की तरफ मिला देना ही क्या कहलाता है, तो ये सर्कल कहलाता है। ऐसे बनाना तो संभव नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ऐसे बना दे रहे हैं। अब इस प्लेन सरफेस पे आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखाई दे रहा होगा। उसकी वजह यह है कि हम मार्कर से बना रहे हैं और हमारे पास मेजर करने के लिए कोई इक्विपमेंट नहीं है। तो आपको ये बस याद रखना है कि सर्कल क्या होता है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे जितने भी पॉइंट होते हैं, सभी को सेंटर वाले पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे मिला देना ही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर भी डॉट था, यहाँ पर भी अगर मेजर करने के लिए हम बात करें तो इसको जैसे माने 3 सेंटीमीटर, तो ये भी होगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। ऐसे करके इस प्लेन सरफेस पे जितना 3 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे डॉट होगा या पॉइंट होगा, उस सभी को हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सर्कल। तो बहुत ही सिंपल सा है सर्कल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सर्कल क्या है। तो किसी भी प्लेन सरफेस से पाए जाने वाले जितने भी डॉट डॉट होते हैं, उन सभी को उन सभी को जो हम लोग मिला देते हैं सेंटर वाले पोर्शन, सेंटर वाले पॉइंट से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सर्कल। ठीक है। अब इस सर्कल में दो चीज आपको दिखाई दे रहा होगा। एक तो एक आपको दिखाई दे रहा होगा ये सेंटर, या फिर इसको हम कह सकते हैं ये है फिक्स पॉइंट। क्या है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये तो सेम है। यहां से हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो एक तो हो गया फिक्स पॉइंट। और ये कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा लेंथ। लेंथ सर्कल बनाने के लिए हमारे पास दो चीज हैं। एक तो हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है, और एक है लेंथ। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। सेंटर ये समझ में आ गया होगा आपको, सेंटर किसको कहते हैं। तो किसी भी डॉट डॉट वाले सर्कल का जो बीच पॉइंट होता है, बीच का जो पॉइंट होता है, बिंदु कह सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया, सेंटर। और इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे खींचा गया जो लेंथ है, उसको हम लोग कहते हैं रेडियस। तो उम्मीद है कि ये आपको भी समझ में आ गया होगा, साथ साथ हमको समझते चलना है। सर्कल बहुत सारे प्लेन सरफेस पे जो डॉट डॉट होता है या पॉइंट होता है, उसमें से फिक्स डिस्टेंस वाले पॉइंट को हम एक पॉइंट या सेंट्रल वाले पॉइंट से मिलाते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं सर्कल। और सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स पॉइंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, सेंटर। सेंटर को जनरली हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ये आपको बस याद रखना है। और रेडियस, रेडियस को हम क्या कहते हैं, लेंथ ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आपको सेंटर भी समझ में आ गया होगा, रेडियस भी समझ में आ गया होगा। अब अगर हमको इसी फिगर में थोड़ा और बढ़िया से समझना हो, अब ये बेवजह की चीजें जो है इस पे, उसको मिटा दे रहे हैं, इस पूरा को साफ ही कर देते हैं। अब हमारे पास एक अगला टर्म आता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है तो समझ लेते हैं। जैसे ये मान लिए सर्कल है, इसमें बहुत सारा टर्म ऐसा है जो आपको आता भी होगा, पढ़े भी होंगे और आगे जा करके भी पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से, ऐसे पढ़ रहे हैं कि हमको दोबारा फिर पढ़ना ना पड़े, इसलिए हम लोग बेसिक चीज को भी फिर से चर्चा करते हैं। जैसे सर्कल आपको पता ही होगा, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, ये सारा चीज आपको पता ही होगा, फिर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। डायमीटर क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये हो गया ओ, इसको मान लेते हैं ओ क्या है, तो एक सेंटर है। सेंटर से ये फिक्स डिस्टेंस पे इस साइड को हम मान लेते हैं ईस्ट, और इस साइड को मान लेते हैं वेस्ट। तो एक रेडियस तो इधर भी होगा, इसको मान लेते हैं आर,
और एक रेडियस तो इधर भी होगा, इसको हम मान लेते हैं आर डैश, या R1 कह सकते हैं, R2 कह सकते हैं, 2R। तो जब किसी भी सर्कल पे सेंटर से बनाए जाने वाले दो डायमीटर को, सेंटर से बनाए जाने वाले दो डायमीटर को, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, डायमीटर। डायमीटर बहुत ही सिंपल सा है। और हम लोगों को पता करना हो कि डायमीटर होता क्या है, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है, एक रेडियस और एक रेडियस, दो रेडियस हो जाएगा, तो हम लोग इसको लिख देते हैं 2R लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल सा है कि जब रेडियस का दोगुना, दो रेडियस को मिलाकर के क्या बनाया जाता है, एक डायमीटर बनाया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है सरकमफ्रेंस। क्या होता है सरकमफ्रेंस? ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग अगर ट्रेंगल जानते हैं, तो ट्रेंगल में होता है एक पेरीमीटर, स्क्वायर में भी होता है पेरीमीटर, और रेक्टेंगल में भी होता है पेरीमीटर। जिन जिन ज्योमेट्रिकल शेप में पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, बाहरी का बाउंड्री। बाहरी का बाउंड्री से हमारा क्या मतलब है, जैसे ये अगर हम शेप बना दिए, तो ये बीच का जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे एरिया। और ये जो लाइन है, बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री को हम लोग कहेंगे पेरीमीटर। क्या कहेंगे, पेरीमीटर। ठीक उसी तरह ये है सर्कल, और सर्कल का जो ये बाउंड्री हमें दिखाई दे रहा है, इस बाउंड्री, तो सर्कल का जो लेंथ होता है, सर्कल का होल लेंथ, ये क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ये हमको बस याद रख लेना है। तो लेंथ ऑफ द होल साइड ऑफ सर्कल, ये बहुत ही सिंपल सा है, बस याद रखना। और बीच का जो होता है, इसको हम कहेंगे एरिया। उम्मीद है कि आपको सर्कल समझ में आ गया होगा, सेंटर समझ में आ गया होगा, रेडियस समझ में आ गया होगा, डायमीटर समझ में आ गया होगा, सरकमफ्रेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे चर्चा कर लेते हैं। आगे हमारे पास एक अगला मैथमेटिकल टर्म है जिसका नाम है कोड। ये लिखा हुआ शॉर्ट टाइप का है, लेकिन इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं कि कोड है। एच इसमें साइलेंट है। इंग्लिश की सबसे बुरी और भयानक बात तो यही है कि हमको समझ में नहीं आता है कहाँ प्रोनाउंसिएशन करना है और कैसे प्रोनाउंसिएशन करना है। तो हम लोग समझ लेते हैं कोड। तो ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है, मान क्या लेते हैं, ये सर्कल है ही। अब हम क्या कर रहे हैं, बीच में एक हो गया सेंटर। तो सेंटर बनाए या ना बनाए, अभी हम लोग तो साइड कर देते हैं, लेकिन समझ लेते हैं कि बीच में होगा सेंटर। अब अगला चीज, हम लोग अभी पढ़े हैं कि बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट को मिला करके बनाया जाता है सर्कल। इन्फिनिटी पॉइंट मतलब यहाँ भी बहुत सारा पॉइंट होगा, इस वाले पार्ट में भी बहुत सारा पॉइंट होगा, नीचे भी बहुत सारा पॉइंट होगा, वेस्ट साइड में भी बहुत सारा पॉइंट होगा। तो हम क्या करते हैं, किसी भी दो पॉइंट को मान लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है जिसका नाम है ए, और एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका नाम है बी। ए और बी को हम मिला देते हैं, थोड़ा नीचे मिल गया, इसी को ऊपर ले जाते हैं बी। तो जैसे ही हम बहुत सारे इन्फिनिटिव पॉइंट वाले सर्कल पर किसी दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, आपस में मिलाते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, एक कोड बन जाता है। कोड मतलब CODE नहीं, इसमें कोड का मतलब क्या होता है, CHORDE, कोड। फिर से, इस सर्कल पे बहुत सारा पॉइंट है, इन्फिनिटी पॉइंट है, उसमें से किसी भी दो पॉइंट को आपस में मिला देने के बाद जो शेप तैयार होता है, इसी मैथमेटिकल शेप को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल शेप को कहते हैं क्रोड। ये हमको उम्मीद होना चाहिए, याद होना चाहिए। क्रोड किसको कहेंगे, इस पार्ट को नहीं कहेंगे, इस पार्ट को भी नहीं कहेंगे, इस लाइन को कहेंगे। तो हमारे पास कोड क्या निकल करके आ जाएगा, ए और बी। ए बी क्या हो गया, एक प्रकार का क्रोड हो गया। फिर से, अगर हम इस पे यहाँ भी बना दे, इसका नाम दे देते हैं सी और डी। एक यहाँ बना देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। यहाँ भी बना देते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 और 2, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ बना दिए एक्स और वाई बना दिए, फिर नीचे बना दिए, इसका नाम दे देते हैं आर और यू, इसका नाम दे देते हैं पी और ई, इसका नाम दे देते हैं एस और एच। अब तो समझना है, इसमें बहुत सारा कोड दिखाई दे रहा होगा आपको। हमको याद क्या रखना है, पहली बात कि कोड होता क्या है, और दूसरी बात
कि सबसे बड़ा कोड क्या होता है और सबसे छोटा कोड क्या होता है। सबसे बड़ा कोड हम लोग अभी पढ़े हैं कि ये हो गया एक सर्कल, और सर्कल के बीचों बीच से दो रेडियस बनाते हैं, रेडियस R1, रेडियस R2, तो एकदम सेंटर से पास होता है। तो सेंटर से जो दो लाइन पास होता है, मतलब दो रेडियस पास होता है, उसको हम लोग बोल रहे थे डायमीटर। और यहाँ भी देखेंगे तो ये सेंटर से पास हो रहा है, इसको भी हम 1 मिनट के लिए तो कह सकते हैं कि डायमीटर। लेकिन दूसरे अर्थ में हम लोग इसी को क्या कह रहे हैं, दो पॉइंट के मिलाने वाले लाइन को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, कोड कह रहे हैं। एक प्रकार से ये डायमीटर भी हो जाएगा और कोड भी हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आएगा कि कोड है कि डायमीटर, तो हम कह सकते हैं डायमीटर जो सेंटर से पास होता है, लेकिन इसको दूसरे शब्दों में कोड कैसे कहेंगे, तो डायमीटर से पास या सेंटर से पास होने वाले सबसे लंबी लाइन को ये हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। तो यहाँ से छोटा सा चीज आपको याद रखना है, क्रोड होता क्या है, पहला किसी भी दो पॉइंट सर्कल पे किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को या मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं। सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्रोड क्या होता है, तो सेंटर से पास होने वाला लाइन ही सबसे लंबी और सबसे बड़ी क्रोड कहलाता है। और सबसे छोटी हम लोग कह सकते हैं इस वाले पार्ट में, अगर आप लोग थोड़ा बहुत ज्योग्राफी समझते होंगे, तो अगर बीच से हम डिवाइड कर दे तो इसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न, मतलब इस पोल पर भी जो लाइन पाया जाएगा वो हो जाएगा स्मॉलेस्ट कोड, और यहाँ पर भी हो जाएगा। ये किसी प्रकार से मिला सकता है, ऐसे भी मिला सकता है या ऐसे भी, किसी प्रकार से। तो हमको याद क्या रखना है, क्रोड होता है क्या है, लंबी क्रोड कहाँ पर पाया जाएगा, तो सीधा वो एक्सिस वाले पॉइंट पे पाया जाएगा। और सबसे बड़ी क्रोड कहाँ से, सेंटर से जो लाइन पास होगा वही कहलाएगा सबसे बड़ी क्रोड। हमको अगला टर्म समझना है, तो क्रोड हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग डायमीटर समझ चुके हैं, इसमें डायमीटर समझ चुके हैं, सर्कमफ्रेंस समझ चुके हैं और क्रोड समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है स्कैंट। क्या होता है स्कैंट, इसको समझने के लिए एक तो स्कैंट हो गया, टेंजेंट हो गया और क्रोड, तीनों एक जैसा ही है लेकिन तीनों में बहुत ही कम का अंतर है। अगर स्कैंट की बात करें तो जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल हो गया, सर्कल पे एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, इसका नाम मान लेते हैं ए है और इसका नाम बी है। इस सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को हम लोग समझते हैं ऐसे निकला हुआ है तो ये बहुत लंबा दूर जाएगा, और ऐसे है ये दो पॉइंट, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। उसी तरह मान लेते हैं ये है सर्कल, और सर्कल पे एक पॉइंट यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है। ऐसे कंडीशन में इसको तो हम लोग क्रोड कह रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस लाइन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं एक हिस्सा, तो इस लाइन सेगमेंट को, इस बीच वाले पार्ट में हम यहाँ नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। लेकिन ये जो पूरा लाइन है इसको हम नाम दे देते हैं 1 मिनट के लिए एक्स। क्या कह रहे हैं, एक्स। अब समझना है कि क्रोड क्या होता है और सेकेंड क्या होता है। तो क्रोड जो किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट होता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड। लेकिन इन दोनों को अलग करने वाला, इस आर्क को अलग करने वाला जो बड़ी सी लाइन हमको दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्कैंट कह रहे हैं। ये आपको बस समझते रहना है। ये हमेशा दो पार्ट में डिवाइड करेगा इस सर्कल को, और ये क्या है, बीच का पार्ट है। बोलेंगे कैसे, तो दो पॉइंट को, इस सर्कल पे कहीं का दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं। और इन दोनों लाइन को मिलाने वाली लाइन जो लंबा खींच दिया जाता है, जिससे लगता है कि ये सर्कल का पार्ट अलग हो गया है, उस पार्ट को हम लोग क्या कह रहे हैं, स्कैंट। जैसे इस केस में अगर हम यहाँ बनाए एक सर्कल, ये हो गया सर्कल, और एक लाइन ये लंबा सा खींचते हैं और इसका नाम दे दे एम, तो ये एक लाइन है, लाइन का नाम क्या हो गया, एम। लेकिन इस सर्कल के बीच में जो लाइन का यह पार्ट है, इसका नाम अगर हम आर दे दें और यू दे दें, तो आर और यू क्या हो गया, कोड हो गया। लेकिन ये लंबी सी लाइन क्या हो जाएगा, स्कैंट। अब दूसरा डिफिनेशन या दूसरा तरीका कैसे समझेंगे कि स्कैंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिर्फ एक ही चीज का प्रयोग करते हैं या एक ही अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर हम प्रयोग किए हैं, यहाँ पर स्कैंट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। लेकिन क्रोड की बात करेंगे तो क्रोड के लिए हमारे पास दो टर्म आ गया, दो टेक्निकल वर्ड आ गया, जिसको हम कह रहे हैं आर और यू। हमें उम्मीद है कि ये समझ में आपको आ गया होगा। अब हमारा अगला वर्ड है टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट समझने के लिए हम लोग पहले इसको मिटाते हैं फिर समझ रहे हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत ही प्रॉब्लम है तो उम्मीद है कि 2 या 3 बार आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोशिश ये है कि डिफिनेशन वगैरह हम लोग ना लिखें, आपको लिखना है तो जैसे जैसे हम बोलते जा रहे हैं समझ करके, सुन करके और खुद से नोट डाउन कर लेना है। मैथ्स में कितना डिफिनेशन पूछता है ये आपको भी पता है और हमें तो बढ़िया से पता है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा टर्म, टेंजेंट क्या होता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया
कोड, ये हो गया स्कैंट। अब समझते रहना है, ये हो गया कोड, ये हो गया स्कैंट। अब इस लाइन को हम नीचे ला रहे हैं, ला रहे हैं, ला रहे हैं, नीचे लाते 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 हम एक ऐसे जगह पे ला दिए कि स्टार्टिंग में तो ये 2 पॉइंट को कट कर रहा था, 2 पॉइंट को कट कर रहा था, मतलब सर्कल के 2 पॉइंट से टच हो रहा था, एक ये और एक ये टच हो रहा था। लेकिन ऐसे लाते लाते इस लाइन को ही हम नीचे खींच दिए, पहले यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर हम एक ऐसा लाइन बना दिए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, इस लाइन पे सिर्फ यहीं पर ये टच हो रहा है। जैसे अगर हमको यहाँ बनाना हो तो एक ऐसा लाइन बना देते हैं, ऐसे। थोड़ा बनाने में टेढ़ा हो रहा है लेकिन आपको समझना है कि जब स्केंट इस सर्कल के किसी एक ही पॉइंट पे टच होता है, एक ही पॉइंट पे टच होता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर ऐसे बनाए तो एक ही पॉइंट पर टच होगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टेंजेंट। फिर से क्रोड क्या होता है, तो सर्कल के अंदर 2 पॉइंट की मिलाने वाले लाइन को हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं। स्केंट क्या होता है, तो वह लंबी सी लाइन जो सर्कल को लगता है कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। डिफरेंस पूछा जाएगा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्कैंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक ही सिंबल की आवश्यकता होती है, और क्रोड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से अधिक, मतलब दो सिंबल की आवश्यकता होती है। फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं, तो यही स्कैंट जब सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करते हुए पास हो जाता है, मतलब एक पार्ट में यहाँ जुड़ा हुआ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेंजेंट। एक दो प्रश्न इन दोनों तीनों से ये समझ आ सकता है कि जैसे कि ये हो गया सर्कल, सर्कल का आपको बेसिक आइडिया हो तो सिंपल सा ये याद रखना है कि इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर के बना हुआ है, बस ये। अब कोई पूछ सकता है कि क्रोड हम एक सर्कल में कितना बना सकते हैं, तो हमारे पास ये आंसर होना चाहिए कि चूंकि ये बना हुआ है बहुत सारे पॉइंट से, इन्फिनिटी पॉइंट से, इसलिए ये क्रोड भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन सकता है यहाँ पर। जैसे हम लोग पढ़े क्या है क्रोड में, किसी भी 2 पॉइंट को मिला सकता है, तो इसमें हम काउंट थोड़ी करके रखे हैं कि 3000 पॉइंट से सर्कल बना हुआ है या 10,000 पॉइंट से सर्कल बना हुआ है। बहुत सारे पॉइंट से सर्कल बना हुआ है, तो बहुत सारे पॉइंट को मिलाने के लिए भी बहुत सारा लाइन चाहिए होगा, लाइन सेगमेंट चाहिए होगा। हम कह सकते हैं कि क्रोड जो है वो भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। ये आपको याद रखना है, लेटा हुआ 8 जो होता है, 8 होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। फिर आएगा प्रश्न कि स्केंट क्या होता है। स्केंट भी इन्फिनिटिव हो सकता है, मतलब क्या होता है, नहीं कितना हो सकता है, तो स्केंट भी क्या हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। मतलब जिसको बनाने के लिए बहुत सारा पॉइंट या डॉट्स लगा है, उस पर हम बहुत सारा चीज रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि क्रोड क्या होता है, किस पार्ट को कहते हैं, कितना बनाया जा सकता है, ये क्लियर हो गया होगा। स्केंट क्या होता है, कितने पार्ट में बनाया जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये भी समझ गए। टेंजेंट, टेंजेंट को लेकर के भी एक प्रश्न आएगा कि इसको कितना बनाया जा सकता है, तो इसको भी इन्फिनिटी बनाया जा सकता है, इसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टेंजेंट भी क्या होगा, टेंजेंट भी एक प्रकार से इन्फिनिटी बनाया जा सकता है। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग तो चाहिए होगा, बहुत सारी चीज़ों को याद करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, और इन सब के अलावा ब्रेन को डेवलप या ग्रोथ करने के लिए मैथ्स पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं अगला जो हमारा टेक्निकल वर्ड है या मैथमेटिकल वर्ड है। टेक्निकल वर्ड और मैथमेटिकल वर्ड अगर किसी भी सब्जेक्ट में हम जिस वर्ड का यूज कर रहे हैं उसको उसी सब्जेक्ट के हिसाब से बोलते हैं। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी, केमिस्ट्री में केमिकल वर्ड, इस प्रकार से। और इसमें मैथ में पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिकल टर्म। हमारा अगला जो टॉपिक है जो है कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है उसको समझना है। जैसे 1 मिनट के लिए हम ये मार्कर दे दिया धोखा, हम लोग यूज कर रहे हैं दूसरा मार्कर, देख रहे हैं कौन चल रहा है। तो जैसे ये बना लिए एक सर्कल, आपको बस समझते रहना है। सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एक तो चाहिए लेंथ, और वो फिक्स लेंथ, और फिक्स लेंथ जिस सेंटर से लिया जाता है उसको हम कहते हैं ओ या सर्कल। अब क्या समझना है इसको समझो। जैसे एक ही हमारे पास सेंटर है, लेकिन हमारे पास इतनी सुविधा है कि हम इस लेंथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहली बार में ये बढ़ा दिए, दूसरी बार में थोड़ा ये बढ़ा दिया, और फिर लंबा सा एक सर्कल ऐसे खींच दिए, फिर तीसरी बार में ये बढ़ा दिए, और फिर एक लंबा सा सर्कल खींच दिए। तो कोसेंट्रिक सर्कल किसको कहेंगे उसको समझना है।
कि जब सर्कल को बनाने के लिए हमारे पास एक ही सेंटर हो, और इसको दूसरे शब्दों में कैसे कर सकते हैं कि एक ही सेंटर से एक से अधिक सर्कल बनाया जाता है, उस सभी सर्कल को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोसेंट्रिक। जैसे एक सर्कल हम ये बना दिए, एक सर्कल ये बना दिए और एक सर्कल ये बना दिए, तो इस तीनों सर्कल को हम कोसेंट्रिक सर्कल नहीं कहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका सेंटर एक अलग है, इसका सेंटर बिल्कुल अलग है और इसका सेंटर तो बिल्कुल भी अलग है, मतलब बिल्कुल ही अलग है। लेकिन इस केस में इस सर्कल के लिए भी सेंटर यही है, इस सर्कल के लिए भी सेंटर यही है और इस सर्कल के लिए भी सेंटर यही है। तो मतलब एक से अधिक सर्कल जब रिप्रेजेंट किया जाता है किसी एक ही सेंटर के हेल्प से, तो हम लोग उसको कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। अब लिखने का भी तरीका होता है, जैसे ये हो गया सर्कल नंबर 1, तो सर्कल नंबर 1, और इसमें है क्या क्या, तो एक तो है सेंटर जिसको हम कह रहे हैं O, और इसके रेडियस को मान लेते हैं R है, इसको मान लेते हैं R डैश है, और इसको मान लेते हैं R डबल डैश है। तो O R ये हो गया पहला सर्कल। सर्कल नंबर 2 में हम क्या देखें, इसके पास भी O है सेंटर, और इसके रेडियस को क्या कह रहे हैं, R डैश। तीसरा जो है C3, मतलब सर्कल नंबर 3 या तीसरा, इसमें भी सेंटर क्या है, सेम है, लेकिन इसमें रेडियस क्या है, अलग अलग, R डबल डैश है। फिर से कोसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, तो जब एक ही सेंटर के हेल्प से अलग अलग क्या बनाया जाता हो, सर्कल बनाया जाता हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल। दूसरी, ये लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये लिखने का तरीका, जब हम लोग थ्योरम वगैरह समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड का यूज करेंगे जो आपको ना समझ में आए, तो फिर से वहाँ बैक होकर के इस लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, फिर आकर के वहाँ पर पढ़ाई कीजिएगा। तो ये हमको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। कोसेंट्रिक सर्कल लिखने का तरीका वो हमको याद रखना है। फिर आता है आर्क ऑफ दी सर्कल, इसको समझ लेते हैं, ये थोड़ा बढ़िया सा टॉपिक है, तो इसको मिटाते हैं फिलहाल। कोसेंट्रिक सर्कल, उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है आर्क ऑफ दी सर्कल, आर्क ऑफ दी सर्कल। अब ये क्या होता है, तो जैसे हम एक सर्कल ये बना लिए, सर्कल, अब क्या किए, इस सेंटर से, फिर से ये क्या है, सेंटर, सेंटर को हम मान लेते हैं ओ है, ओ से हम एक चाप लिए। अब इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं पता, चाप का मतलब जो हम लोग प्रकार वगैरह से खींचते हैं वो। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ से लेकर के एक यहाँ एक रेडियस बना दिए ऐसे, और यहाँ से इस सर्कल पे हम एक लंबी सी लाइन ऐसे खींच दिए, और जहां से शुरू किए थे उसका नाम दे दिए ए, और जहां पर खत्म किए उसका नाम दे दिए बी। तो ये आपको एक छोटा सा कर्व जैसा पार्ट दिखाई दे रहा होगा, कर्व मतलब झुका हुआ पार्ट। तो एक सर्कल का जो कर्व नुमा पार्ट होता है वही क्या कहलाता है, आर्क कहलाता है। फिर से, जब सेंटर से एक चाप लेकर के किसी भी दो पॉइंट के बीच एक लाइन खींचा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्क। या दूसरे शब्दों में कि किसी भी सर्कल का जो झुका हुआ, या फिर क्या कहेंगे इसको, कि कर्व नुमा जो शेप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्क कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी आर्क हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, आर्क। ऐसे बना देंगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर्क, ये भी क्या हो जाएगा, आर्क। अब हमको इसमें कुछ और चीजें बस ध्यान रखना है, जैसे तो एक तो ये हम बना दिए आर्क। अब आर्क से क्या कर रहे हैं, ये है सेंटर, सेंटर को हम ओ मान लेते हैं और एक रेडियस बना देते हैं या लाइन खींच देते हैं, और ये है ओ। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा होगा ओ, ए और बी, और इसके अलावा इस ए बी के अलावा भी बहुत बड़ा पार्ट है, ये बहुत बड़ा पार्ट है। अब आर्क को लिखेंगे कैसे, तो ए बी आर्क लिखें और इस पे एक टोपी इसको पहना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लिखने का तरीका आर्क को। लेकिन अब देखेंगे तो एक आर्क ये भी, और दूसरे नजर से दूर से ऐसे देखेंगे तो पता चलेगा कि ये भी तो एक आर्क ही है। अगर इस पार्ट को हटा दें तो ये भी एक आर्क बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक ये आर्क तो है वो है छोटा, कैसा है, छोटा। छोटा को हम लोग क्या कह सकते हैं, स्मॉल, स्मॉल।
और इसको लार्ज या बिग कह सकते हैं। तो हमारे पास एक ही सर्कल में दो प्रकार का आर्क दिखाई देता है, एक तो छोटा आर्क और एक बड़ा आर्क। बड़ा आर्क को हम लोग कहते हैं मेजर मेजर आर्क, और छोटा आर्क को कहते हैं माइनर आर्क। फिर से, एक सर्कल में कितने आर्क बन सकते हैं? एक सर्कल में दो ही आर्क बन सकते हैं, एक तो बड़ा आर्क या छोटा आर्क। और वैसे इक्वल डिस्टेंस पे डिवाइड करेंगे तब तो फर्दर बहुत सारा बन सकता है, लेकिन हम अभी समझ रहे हैं मेजर आर्क और माइनर आर्क। अब लिखने का तरीका, तो इसमें बड़ा आर्क कहाँ से शुरू हो रहा है? बी से शुरू हो रहा है और खत्म कहाँ पर हो रहा है? ए पर। तो बी और ए, इसको ऐसे लिखते हैं। अगर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाए तो हमको बस ये समझ लेना है कि ए बी, अगर सीधा एक सिंपल फॉर्म में लिखा हो ए बी, तो छोटा आर्क होगा बी ए। जैसे एक्स वाई छोटा आर्क होगा और वाई एक्स ये बड़ा आर्क होगा। अगर उल्टा अल्फाबेट को कर देंगे तो समझ में आ जाना चाहिए बस वर्ड देख करके कि ये छोटा आर्क होगा या बड़ा आर्क होगा। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, छोटा आर्क और बड़ा आर्क। और दूसरी बात, तो हमको लिखने का तरीका बस पता होना चाहिए, जो कि हम सीख चुके हैं। अब इसको मिटाते हैं 1 मिनट के लिए। माइनर आर्क और मेजर आर्क हमको पता चल गया। अब अगर इस दो आर्क पॉइंट ए और बी से हम यहाँ देखेंगे तो एक एंगल बनता हुआ हमको दिखाई दे रहा होगा, और इस एंगल को हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ये थीटा कैसा वर्ड है? THITA, थीटा। थीटा एक ऐसा वर्ड है जिसका उपयोग 9th क्लास में बहुत ही कम, 10th में और उसके बाद जो मैथ्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होने वाला है। थीटा क्या होता है इसको भी लिख लेते हैं। थीटा क्या होता है? डिग्री ऑफ द मेजर। डिग्री ऑफ द मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? थीटा। मतलब डिग्री में मेजर करने वाले एंगल को हम लोग क्या कह देते हैं? थीटा। थीटा के जगह पे कुछ भी नंबर हो सकता है, 10 20 30 40, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ट्रायंगल में इतने डिग्री का एंगल है, तो इतने डिग्री का एंगल है, ये मान लेते हैं 10 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और इधर हमको निकालना है तो नहीं पता है तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। ठीक उसी प्रकार हम लोग मानने के लिए भी 7वां 8वां 9वां के गणित में या मैथ्स में सिर्फ एक्स मान लेते हैं, लेकिन हमको मानना क्या चाहिए? थीटा। क्योंकि थीटा क्यों? क्योंकि थीटा ही होता है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि एक्स वाई भी डब्ल्यू ये सब हम लोग मानना शुरू कर देते हैं। तो ये थीटा हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया थीटा क्या होता है। तो एक एंगल होता है। दूसरी बात कि जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि यह है 30 डिग्री, और ठीक अगर हमको कहे कि आपको एक सेम डिस्टेंस का आर्क बनाना है तो हमारे पास दो तरीका है। एक तो इसको मेजर कर लेंगे और जितना ये डिस्टेंस निकल कर के आएगा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर जहाँ आएगा वहां पर हम लाइन डिनोट कर देंगे और ऐसे बना देंगे, तो ये भी हो जाएगा हमारा सेम। एक तरीका तो ये है आर्क बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि हमको बस डिग्री पता हो तो डिग्री के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ये बोल दिया है कि 30 डिग्री का एंगल है, तो हम एक प्रकार लाएंगे और उस पर चांद जो बना हुआ रहता है उस पर मेजर करके और देख लेंगे 30 का है तो सीधा उसको घुमा लेंगे, हमको ये मेजर करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें लोग आर्क में पढ़े क्या है? तो एक तो आर्क क्या होता है? आर्क एक सर्कल का एक कर्व नुमा पार्ट होता है जिसको हम आर्क कह रहे हैं। इसमें भी दो पॉइंट होते हैं ए और बी, और कुछ भी हम लोग नाम दे सकते हैं। ये दो प्रकार का आर्क होता है, एक तो माइनर आर्क और एक होता है मेजर आर्क। आर्क को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, एंगल मेजर करने वाले टेक्निकल वर्ड या मैथमेटिकल वर्ड को हम लोग कह रहे हैं थीटा। थीटा को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ द मेजर। तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं और फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं जिसका नाम है आज तो हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं। अब अगला वर्ड आता है हमारा सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ये सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है और सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है? सेगमेंट, जैसे अगर हम ये बना दें एक सर्कल, ठीक है, और सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। इसको टुकड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं? हम बीच से एक लाइन खींच देते हैं। अभी तक तो ये क्या कहते हैं? पूरा एक सर्कल था, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए हम एक लाइन खींच दिए और लाइन का नाम दे दिए ए और बी। अब इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, जैसा है ये वैसे ही। तो अगर इसको बनाएंगे तो एक, अब स्पेस कम है तो छोटा बना रहे हैं, ये नहीं समझना है कि यहाँ बड़ा था यहाँ छोटा कैसे हो गया। तो ये हम बना दिए ऐसे, और ये वाला पार्ट और नीचे का जो पार्ट है वो कटा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं। तो एक ये बड़ा पार्ट हो गया और एक ये छोटा पार्ट हो गया। फिर से बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट। ये है क्या? तो एक है सर्कल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? सेगमेंट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल का सेगमेंट
पार्ट, तो एक पार्ट ये हो गया जिसको हम लोग फिर से वही मेजर सेगमेंट कहेंगे, मेजर सेगमेंट, और इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। ये बहुत ही छोटा सा और बहुत ही ईजी ये है, क्या कहते हैं इसको, मैथमेटिकल टर्म है सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया। एक सर्कल को डिवाइड करने वाले लाइन जिसको हम क्रोड कह रहे हैं, अगर यही लाइन लंबा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, एस्केंट कह रहे थे। यही लाइन जब सर्कल के किसी एक पॉइंट से मीट होता है या मिलता है या आगे चला जाता है तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, टेंजेंट कह रहे थे। कोसेंट्रिक सर्कल किसको कह रहे थे, तो जब एक ही सेंटर से अलग अलग बनाया जाता है सर्कल तो उसको हम लोग कह रहे थे कोसेंट्रिक। आर्क किसे कह रहे हैं, तो सर्कल का ही कर्व नुमा पार्ट होता है जिसको हम लोग आर्क कह रहे हैं। आर्क दो प्रकार का था, कैसे रिप्रेजेंट करते वो भी समझ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे था सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। अब फिर से सेम प्रश्न आता है कि क्या हम कितना सेगमेंट बना सकते हैं सर्कल का। तो सर्कल को फिर से सोच कर देखिए, बहुत सारे इन्फिनिटी पॉइंट से मिलकर के हम लोग बनाते हैं सर्कल। तो इस पर भी इन्फिनेटिव सेगमेंट हो सकता है, मतलब इसके बहुत सारे टुकड़े बनाए जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे बनाना चाहे, एक तो यहाँ डिवाइड कर दिया, एक यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ये पार्ट हो जाएगा ऊपर और ये बीच का पार्ट हमको ऐसा दिखाई देगा। इसको क्या, इसको हम सर्कल कहेंगे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और मैं उम्मीद है कि सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया। अब आता है सेक्टर ऑफ द सर्कल। ये दोनों बहुत ही छोटा सा टेक्निकल वर्ड है, लेकिन समझने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। सेक्टर क्या होता है, सेक्टर का मतलब होता है हिस्सा। अब हिस्सा क्या होता है, तो जैसे ये हम लोग बना दिए एक सर्कल, सर्कल आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सर्कल का हम क्या करते हैं, एक पीस या एक आर्क बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये हो गया सेंटर, सेंटर से एक रेडियस हम इधर खींच दिए, एक रेडियस हम इधर खींच दिए, और यहाँ ऐसे लाइन डिनोट करके हम बना दिए आर्क। अब इस वाले पिज्जा जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग गांव घरों में पिज्जा तो नहीं, तरबूज खाते हैं ऐसे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि ये ऐसे निकल गया इस वाले पार्ट। इसको ही हम लोग क्या कह रहे हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल। बहुत ही छोटा सा है, इसको नाम देते हैं जीरो, इसका नाम देते हैं ए, और इसको तो बोलते ही हैं बी। तो जीरो, ए और बी, तो इस सेक्टर हो गया, इसका पार्ट हो गया। उसी तरह इसमें हम लोग और भी बहुत सारा पार्ट इसका बना सकते हैं ऐसे। इस वाले पार्ट को इधर निकाल देंगे, इसको इधर निकाल देंगे, इसको इधर निकाल देंगे, इसको इधर निकाल देंगे, इसको इधर निकाल देंगे, और इसको भी निकाल देंगे, तो बीच में रह जाएगा सेंटर। तो हमें उम्मीद है कि आपको सेक्टर ऑफ द सर्कल समझ में आएगा। लेकिन एक दो फिर से कंफ्यूजन आता है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ क्या सकता है, सो सुनना है कि सेक्टर बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहले एक तो रेडियस चाहिए होता है और एक आर्क चाहिए होता है, बहुत सिंपल सा है। रेडियस चाहिए होता है और आर्क चाहिए होता है। लेकिन अगर ये हम सर्कल बना दिए और सेगामेंट, सेगामेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, जैसे ये हम बना दिए ऐसे एक पार्टी हो गया, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं, और इसको आर्क कह रहे हैं, क्रोड कह रहे हैं और आर्क कह रहे हैं। तो याद क्या रखना है कि सेगमेंट बनाने के लिए सर्कल का कौन कौन सा टेक्निकल वर्ड हमें चाहिए। उस कंडीशन में हमारे पास सेगमेंट बनाने के लिए चाहिए एक, जिसको हम क्या कह रहे थे, डायमीटर। जो सेंटर से पास होगा तो डायमीटर कह देते हैं, नहीं तो इस बीच वाली लाइन को हम लोग क्या कह रहे थे, क्रोड कह रहे थे, और इस वाले पार्ट को आर्क। लेकिन सेक्टर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो एक आर्क चाहिए और रेडियस चाहिए। इसमें जो अगर हम लोग इस सीधा बना देंगे ऐसा लाइन, तो हमारे पास कभी भी क्या नहीं प्राप्त होगा, हमारे पास सेक्टर प्राप्त नहीं होगा। इस वाले पार्ट को हम सेक्टर नहीं बोल सकते हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो ये हो जाएगा सेमी सर्कल, एक सर्कल ये और एक सर्कल ये, दो सर्कल, मतलब एक ही सर्कल का अलग अलग पार्ट कहलाता है सेमी, ये छोटा छोटा या आधा आधा पार्ट क्या कहलाता है, सेमी सर्कल। अब एक पॉइंट तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। अब एक पॉइंट ये आ सकता है कि जैसे ये हो गया सर्कल, और कोई आदमी यहां से एक रेडियस खींच लिया और वो आर्क बनाना शुरू कर रहा है। आर्क बनाते हुए यहां से शुरू किया, ऐसे आ गया आ गया, ऐसे आते 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 यहां आ गया, ठीक इस सेंटर के अपोजिट साइड में और इक्वल डिस्टेंस पे। तो ऐसे देखेंगे तो एक बड़ा सा आर्क बन गया। इस बड़े वाले आर्क को हम लोग क्या कह सकते हैं, सेमी सर्कल। तो फिर से, जब
सेंटर से पास होने वाले लाइन के थ्रू एक आर्क बनाया जाता है, वैसे बने आर्क को या वैसे बने पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल का आधा पार्ट, तो आधा पार्ट ये और आधा पार्ट ये। तो हमें उम्मीद है कि सेमी सर्कल आपको समझ में आ गया होगा। सेक्टर क्या होता है ये भी समझ में आ चुका है। सेक्टर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वो भी समझ चुके हैं। सेगमेंट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वो भी समझ चुके हैं। अब अगला वर्ड आता है और जो लास्ट है वह है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल सा है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, हिस्सा या पार्ट। ये सारा चीज एक जैसा ही लगेगा लेकिन थोड़ा सा अलग अलग है, बहुत ही थोड़ा सा। तो क्वाड्रेंट क्या होता है, तो जैसे ये हो गया एक सर्कल, सर्कल हो गया। सर्कल को अगर हम डिवाइड कर दे फर्दर फोर्थ पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले पार्ट को कहेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, और इसका नाम है फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसको हम ऐसे निकाले तो हमारे पास एक ऐसा हिस्सा दिखाई देगा ये, फिर एक ऐसे निकाले तो एक ऐसा हिस्सा दिखाई देगा, फिर ऐसे निकाले ऐसे तो एक ये हिस्सा दिखाई देगा और एक ये हिस्सा दिखाई देगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ टेक्निकल वर्ड समझ में आ गया होगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं अभी, सर्कल पढ़ रहे हैं। किस मैथ से, तो आर एस अग्रवाल के मैथ से। उसमें है कौन सा चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 12। टेक्निकल वर्ड क्या क्या पढ़े हैं, सर्कल, सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, क्रोड, स्कैन, टेंजेंट, कोसेंट्रिक, सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल और सेगमेंट ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल और क्वाड्रेंट। उसके बाद कुछ चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उन सभी चीज़ों को समझें। अब हम लोग इन सभी को मिटा करके और दो या एक या दो क्या कहते हैं जो कोड पे बेस थ्योरम है उसको हम लोग समझ लेते हैं। इस चैप्टर में कुछ ज़्यादा ही थ्योरम है, इसको पढ़ लेते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर या तो फिजिक्स का होगा या मैथ्स का ही होगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि फिजिक्स को भी कवर कर ले बहुत जल्दी, मैथ्स को भी कवर कर ले जल्दी, और सप्ताह में कभी कभी एक दो ऐसे वीडियो भी हम लोग देखें और समझें जिससे हमारा बेस कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे किसी बाहरी टॉपिक को लेकर के। जैसे हुआ तो कभी ग्लोबल वार्मिंग पढ़ लेंगे, क्लाइमेट पढ़ लेंगे, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग सब्जेक्टों को पढ़ लेंगे। साइंस और एसएसटी दोनों हम लोग साथ साथ लेकर के चलेंगे। और अभी नया चीज शुरू किए हैं मैथ्स, तो इसको भी साथ लेकर के चलेंगे। तो मैथ्स फिजिक्स पहले खत्म होगा और उसके बाद जब समय बचेगा तो हम लोग बाकी चीज़ों को कवर करते जाएंगे। फीडबैक कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।